आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि हम कवर कर रहे हैं फाइनेंशियल नॉलेज को, बैंकिंग अवेयरनेस पार्ट इसका। ओके। और प्रीवियस लेक्चर में हमने नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स को कवर कर लिया था। और बेसिकली हमने देखा था कि कौन से बैंक जो थे वो नेशनलाइज हुए थे 1949 में, 1969 में और 1980 में। ओके। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं बैंकिंग हिस्ट्री के टॉपिक के साथ ही, और हम देखेंगे बाकी फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। तो जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज किया है तो ही ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ऑलराइट। तो आपको जो चीज़ मेंटेन करनी है वो रिवीजन है। यहाँ पे आपको रिवीजन लगातार मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग से निकल सकते हैं अगर आप उन्हें लगातार रिवाइज नहीं करते तो। प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आप प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लें इससे पहले कि आप इस लेक्चर के लिए आए। इस नोट के साथ आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल नॉलेज टॉपिक है जो कि हम कवर करने जा रहे हैं, और बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो पार्ट है इसका। बैंकिंग हिस्ट्री जो है वो टॉपिक है जो कि हम कवर कर रहे हैं बैंकिंग अवेयरनेस में। ओके। तो आइए इस लेक्चर के टॉपिक को देखते हैं। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम देखेंगे लिबरलाइजेशन एरा। इसका मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, जब मैं आपको बता रहा था कि जो इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री है वो डिवाइड हो सकती है 3 फेसेस में, इनटू 3 फेसेस। फर्स्ट फेज है आपकी प्री इंडिपेंडेंस एरा, सेकंड फेज है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, और थर्ड फेज है, ठीक है, इसको प्री नेशनलाइज एरा कर लीजिएगा। पोस्ट इंडिपेंडेंस और प्री नेशनलाइजेशन एरा, और फिर आता है हमारा लिबरलाइजेशन फेज और पोस्टलाइजेशन एरा। ओके। तो अगर आप टाइम पीरियड को देखेंगे यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम पीरियड जो है वो है हमारा 1770 से 1947 के बीच में। ऑलराइट। सेकेंड टाइम पीरियड हमारा 1947 से 1991 के बीच में। ऑलराइट। और फिर थर्ड टाइम पीरियड आता है हमारा 1991 से आज तक की बात। ओके। तो ये है आपका टाइम पीरियड जो कि हमने देखा है। तो जो लिबरलाइजेशन एरा है बेसिकली वो आता है 1991 के बाद से, जिसका मतलब हुआ कि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिलती है। इसके पश्चात 1949 में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बना देते हैं स्टेट ओन्ड बैंक। राइट। इसके पश्चात 1969 में हम नेशनलाइज कर देते हैं कितने बैंक्स को? 14 बैंक्स को, जो कि प्रीवियसली प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा खरीदे हुए थे। 1980s में फर्दर नेशनलाइजेशन और मर्जर होता है। ओके। तो ये था प्रोसेस जो हमने किया था। ये जितना भी प्रोसेस था ये किसके लिए किया गया था? किस चीज के लिए? टू ब्रिंग द efficiency in the banking sector of economy। तो ये था मेन है। ओके। तो एफिशिएंसी लाना बैंकिंग सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी में। लेकिन हम लोग जो थे वो सफर कर रहे थे बहुत ज्यादा, इवन आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बाद भी। जब सभी बैंक लगभग आपके या मेजर बैंक जितने भी थे आपके इंडिया के वो भी मर्ज हो गए या नेशनलाइज्ड हो गए इंडिया गवर्नमेंट द्वारा, तब हमने सोचा था कि हम लोगों को ग्रेटर हाइट्स मिल जाएगी, क्योंकि हमने जो बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को अच्छे देख सकते हैं, रिसर्च सेक्टर्स को देख सकते हैं,
लेकिन क्या हुआ, जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सफर होना स्टार्ट हो गई। रीजन क्या था? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का करप्शन हो गया, ऑलराइट, मिसमैनेजमेंट हुआ फंड्स का, ओके। और उसके बाद हमने रखी हाई वेलफेयर अप्रोच, जिसकी वजह से क्या हुआ, हम कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट की तरफ चले गए या सोशलिस्ट की तरफ चले गए, ऑलराइट। तो ये कुछ मेजर रीजंस थे कि जो बैंकिंग सेक्टर था इंडिया का वो सफर कर रहा था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली 90s, ओके। और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं हाई वेलफेयर अप्रोच के बारे में, तो उसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी प्राइवेट प्लेयर बैंकिंग सेक्टर में लगभग हमने छोड़ा ही नहीं था। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी पर प्रॉफिट का एम नहीं था, कंपटीशन नहीं बचा था, और कोई भी कंज्यूमर कॉम्पिटिटिव सर्विस प्रोवाइड नहीं थी। यानी जो पॉपुलैरिटी थी ऑफ बैंक्स को इस्तेमाल करने के, वो डेटोरेट हो गई, कम हो गई, क्योंकि जो लोग थे वो अब बैंक जाना नहीं चाहते थे। क्योंकि उनको वो सर्विसेज नहीं मिल रही थी जो उनको चाहिए थी, उनको अच्छे ऑफर्स नहीं मिल रहे थे, कोई कॉम्पिटिशन बैंकिंग में बचा ही नहीं था। तो जो कंज्यूमर सेंट्रिक अप्रोच थी वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही थी। तो जो बैंकिंग पॉपुलैरिटी थी वो लगातार कम होती जा रही थी। और फिर हमने सोचना कि हम लिबरेशन करके सही किया या नहीं, सॉरी, हमने नेशनलाइज करके सही किया कि नहीं किया। और फिर होता है कि अर्ली 1990s में इंडिया अडॉप्ट करता है इकोनॉमिक लिबरेशन पॉलिसीज को, और बैंकिंग सेक्टर को भी सिग्निफिकेंट रिफॉर्म्स के अंदर से होके जाना पड़ता है। तो फाइनली वो साल था 1991 का, जब इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, जो कि फेमसली जानी जाती है आपके एलपीजी के नाम से, ऑलराइट। ऑलराइट, इसका मतलब क्या हुआ एलपीजी का? तो इसका मतलब होता है, एल का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन, जी का मतलब होता है आपका ग्लोबलाइजेशन, ऑलराइट। तो ये थे आपके मेन फैक्टर्स जो कि लिबरेशन एरा में इंट्रोड्यूस किए गए, राइट। लिबरेशन मतलब क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उसने लिबराइज कर दिया टाइट रेगुलेटरी पॉलिसीज को, ताकि जो बिजनेसेस हैं वो अपने आप को ग्रो कर सकें। प्राइवेटाइजेशन मतलब क्या था कि सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर नहीं, बल्कि एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, माइनिंग हो गए, जितने भी मेजर सेक्टर्स थे इकोनॉमी के जो गवर्नमेंट के हाथों में थे, वो अब प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी जाने लग गए थे। इससे पहले बस कुछ ही प्राइवेट प्लेयर्स या फिर लगभग ना के बराबर प्राइवेट प्लेयर्स जो थे वो पार्टिसिपेट कर सकते थे इन पर्टिकुलर सेक्टर्स में, ऑलराइट। यानी मतलब हुआ प्राइवेटाइजेशन का कि प्राइवेट प्लेयर्स को भी इनवाइट किया गया पार्टिसिपेशन के लिए। और थर्ड वन था हमारा ग्लोबलाइजेशन। और 1991 से पहले मान लीजिए अगर ये इंडिया है, ऑलराइट, और ये है पर्सन जो कि कहीं बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए यूएसए में या रशिया में, और ये चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी इन्वेस्ट करें, ऑलराइट। लेकिन 1991 से पहले जो इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के फ्रेंडली नहीं थी। का मतलब क्या था? जो इंडिया था वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लैग कर रहा था, और जो इंडिया था वो लगभग आपका क्लोज इकोनॉमी के तौर पे था। मैं ये नहीं कह रहा कि टोटली क्लोज था, बट मैं कह रहा हूँ कि हद तक क्लोज था, क्योंकि जो आउटर प्लेयर्स थे या फिर जो फॉरेनर प्लेयर्स थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, ऑलराइट। इसकी वजह हमने इसे रिमूव किया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो अब बात करते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में बैंकिंग सेक्टर, ओके। फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉरेन बैंक्स थे वो अलाउड थे इंडिया में एंटर करने के लिए, और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो थे उनको लाइसेंस मिलता था ऑपरेट करने के लिए। और इसने इंक्रीज करा कंपटीशन को और मॉडर्नाइजेशन को बैंकिंग इंडस्ट्री में। यानी इसका अब सवाल ये है कि बेनिफिशियल क्यों था। मान लीजिए कि ये है आपका इंडियन बैंक, कोई भी इंडियन बैंक एक्स वाई जेड, ऑलराइट, और ये है आपका फॉरेन बैंक एबीसी, ओके। अब जो इंडियन मार्केट है
वो डिमांड करता है 10 लाख रुपीस को लोन के तौर पे फॉर बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, जो कि यूज हो सकती है आपके गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमी के लिए। लेकिन जो इंडियन बैंक है उसके पास से 4 लाख रुपीस है, और ये सफिशिएंट नहीं है 10 लाख की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। और अगर हम बात करें 1981 से पहले के सिनेरियो की, ओके, कोई भी फॉरेन बैंक जो था वो अलाउड नहीं था इंडिया में ऑपरेट करने के लिए फुल फ्लैज मैनर में। तो इसी वजह से जो इंडियंस थे जो कि डिमांड कर रहे थे लोन्स को, उनको अक्सर लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे मिलता था। क्यों? क्योंकि ये था जस्ट डिमांड एंड सप्लाई रूल। जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, सप्लाई जो थी वो कम थी। तो क्या होगा, जो प्राइस है वो ऊपर जाएंगे। ऑलराइट, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे इकोनॉमिक्स के लेक्चर में। तो ठीक ऐसी ही चीज़ें उस टाइम पे भी हो रहे थे। जो डिमांड थी वो 10 लाख की थी, जो अवेलेबल कैश था वो सिर्फ 4 लाख था। इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड है वो हाई है, सप्लाई कम है, तो जो इंटरेस्ट रेट है वो भी हायर हो जाएंगे। इसकी वजह से बहुत से इकोनॉमिक सेक्टर जो थे सफ़र कर रहे थे। लेकिन लेकिन अगर हम एबीसी को मार्केट में अलाउड कर दें, तो जो रिमेनिंग 6 लाख रुपीस थे वो ग्रांट हो सकते हैं एज अ लोन बाय द एबीसी। और इस तरीके से जो कंडीशन है वो हो जाएगी इक्विलिब्रियम की। इसका मतलब हुआ कि जो लोन डिमांड हेड है वो इक्वल है लोन सप्लाई के। ओके, तो इसी तरीके से जब फॉरेन बैंक्स को अलाउड किया गया इंडिया में आने के लिए, तो ये मेजर बूस्ट था बैंकिंग सेक्टर के लिए। ओके, सेकंड थिंग है यहाँ पे, जो प्राइवेट बैंक्स थे, ऑलराइट, उनको लाइसेंसेस मिल रहे थे ऑपरेट करने के लिए, और ये आपका बढ़ा रहा था कंपटीशन को और मॉडर्नाइजेशन को बैंकिंग हिस्ट्री में। यानी मतलब हुआ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं आपके, जो कि आपके रेस्ट्रिक्टेड थे 1991 से पहले, ऑलराइट, वो अब पार्टिसिपेट कर सकते थे मार्केट में, बैंकिंग मार्केट में, और उनको लाइसेंसेस मिलते थे बाय फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स। ये रिक्वायर्ड कंडीशंस भी आप कह सकते हैं। ओके, और ये लेके गया आपका कंपटीशन के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए इन द बैंकिंग हिस्ट्री, और आप इसे सर्विसेज एनहांसमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फर्स्ट मेजर स्टेप था हमारा एंट्री ऑफ प्राइवेट बैंक्स। ऑलराइट, तो लिबरलाइजेशन ने ओपन किया था डोर्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए। प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं इसके एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, या एक्सिस बैंक हो गया। ये सभी जो थे ये आपके प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा ओन्ड थे। ओके, और कैसे ये बेनिफिशियल थे इकोनॉमी के लिए। एक और चीज याद रखिएगा कि बेसिकली क्वेश्चन मार्क है जो आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या रीजन था या फिर क्या मेन रीजन था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स के पीछे फ्रॉम 1969 से और 1980 में। मेन रीजन क्या था यहाँ पे बैंक्स को नेशनलाइज करने के लिए, मेन रीजन क्या था, ये हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सोचें और आंसर दें। 5 सेकेंड्स आपके पास, 1 2 3 4 5, टाइम्स अप। तो मेन रीजन था प्रायोरिटी सेक्टर लाइटिंग, राइट, ये हमने डिस्कस किया था। इसका मतलब था कि जो बैंक है वो प्रेफर करेगा लोन उसी कस्टमर को जो कि हाईयर रेट बियर कर सकता है, क्योंकि जो बैंक है उसकी इनकम वो बढ़ेगी। ऑलराइट, और जो लोग हैं जिन्हें इमीडिएट लोन चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर पर्सन हो गए, हाउसिंग पर्सन हो गए, एजुकेशन पर्सन हो गए, ऑलराइट, या फिर सोशल एमिनिटीज वाले पर्सन हो गए, पर्सन्स हैं, इनको लोन नहीं मिलेगा अगर वो हायर इंटरेस्ट को बियर नहीं कर सकते। तो और ये अल्टीमेटली इनइक्वालिटी को बढ़ाएगा सोसाइटी में। तो ये थे मेन कॉज कि क्यों हमने बैंक्स को नेशनलाइज किया था 1969 में और 1980 में। तो अगर हम अलाउ करते हैं प्राइवेट बैंक्स को फिर से, तो क्या रीजन होगा
कि प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो बेनिफिट नहीं होगा। तो इसने बेसिकली मोटिवेट किया प्राइवेट बैंक्स को कि वो मार्केट में आए। ऑलराइट। एंड पीएसएल को लागू कर दिया गया ताकि वो प्राइवेट सेक्टर्स को भी देखें या टेक ओवर करें। जैसे समझते हैं इस चीज को कि मान लीजिए ये जो इम्पैक्ट था ये था बेस रेट और प्रायोरिटी सेक्टर। तो अब आपको समझना पड़ेगा इसे, तो ही आप समझ पाएंगे चीज़ों को अच्छे से कि जो प्राइवेट बैंक थी उनकी एंट्री जरूरी क्यों थी। ऑलराइट। तो आइए डिस्कस करते हैं इसे। फर्स्ट केस है हमारा बेस रेट। तो बेस रेट क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ इसके बारे में पहले कि ये होता है आपका मिनिमम ये होता है मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके नीचे जो बैंक है वो लोन नहीं दे सकता। ऑलराइट। यानी मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है बैंक से, तो आपको क्या लगता है कि आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक को उस पर, राइट। और ये होती है इनकम बैंक की, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मान लीजिए अगर बैंक आपको 4% इंटरेस्ट रेट ले रहा है तो वो चार्ज करेगा 6% को इंटरेस्ट लोन से। 4% जो इंटरेस्ट है वो है अकाउंट होल्डर को, जिसका सेविंग अकाउंट है उसको मिलेगा। और जो 6% और लोन से आएगा तो 2% जो है वो हो गया इनकम बैंक की। तो डिस्कस कर चुके हैं हम पहले ही। तो जो बेस रेट होता है ये होता है मिनिमम इंटरेस्ट रेट जिसके नीचे जो बैंक है वो लोन अमाउंट नहीं ग्रांट कर सकता। तो फिर से जो सेम क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वो है कि क्यों जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। कि अगर बैंक हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज चार्ज कर रहा है तो पैसा तो पैसा कमा रहा है, तो बैंक जानबूझ के इंटरेस्ट रेट को कम क्यों करेगा? क्यों? सिंपल आंसर है इसका, कंज्यूमर बेस। और ये कैसे ऑपरेट होता है जैसे दिखते हैं इसको। मान लीजिए ये है हमारा बैंक ए और ये है हमारी बैंक बी। ओके। अब बैंक बी है वो लोन देता है 6% पे, बैंक ए देता है और 4% पे। ऑलराइट। और यहाँ पे 20 लोग हैं जो लोन चाहिए। ओके। तो अब आप खुद सोचिए इन 20 लोगों में डाल के अपने आप को कि अगर आपको लोन बोरो करना है तो क्या आप 4% पे लेंगे 6% पे लेंगे? ऑब्वियसली आप 4% पे लेंगे, राइट। तो अब इसमें से जो 20 लोग हैं ये सभी एक ही तरफ जाएंगे क्योंकि जो ए है वो लोन ऑफर कर रहा है 4% पे। वहीं पे जो बी है वो कंज्यूमर बेस को खो देगा क्योंकि जो बी है वो ऑफर कर रहा है लोन को 6% पे। ऑलराइट। तो इम्पैक्ट क्या होगा इसका? तो याद रखिएगा मैं आपको बता भी चुका हूँ कि बेसिकली बैंक यूज करता है डिपॉजिट को ऑफ इट्स अकाउंट होल्डर्स के फॉर ग्रांटिंग अ लोन, राइट। तो जो लोन जो कि ग्रांट किया जाता है बैंक के द्वारा कस्टमर को, तो वो बेसिकली आता है डिपॉजिट से जो कि अकाउंट होल्डर्स सबमिट करते हैं। ओके। और जब डिपॉजिट आप मतलब आप जब पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो बेसिकली आपको भी वहां से कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है उस पैसे पे, राइट, बैंक से। ओके। तो आप एंटाइटल होते हैं इंटरेस्ट लेने के लिए। तो मान लीजिए कि अगर बी ने प्रॉमिस किया 3% एज अ इंटरेस्ट रेट टू द अकाउंट होल्डर जिन्होंने अपने पैसे को डिपॉजिट किया था बैंक के साथ में, तो अगर 6% जो है वो बी के पास नहीं आ रहा है, लेकिन जो बी है वो लायबल है 3% के लिए क्योंकि उसने बैंक में अपना डिपॉजिट जमा किया हुआ है। तो इसमें जो बैंक बी की इनकम है वो होगी 0 क्योंकि
जितने भी लोग थे जिनको लोन चाहिए था वो सब के सब एक ही तरफ डाइवर्ट हो गए इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से। तो ये होता है यहाँ पे। ओके। और कुछ समय पश्चात जो भी है वो इंसॉल्वेंट तक हो सकता है, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट नहीं दे पाएगा अकाउंट होल्डर्स को, और तो बैंक जो है वो लिक्विडेट करेगा अपने डिपॉजिट को। ऑलराइट। और जितना पैसा रिकवर होगा वो अकाउंट होल्डर्स को देते जाएगा। तो ये क्या करेगा बेसिकली, आपका एलिमिनेट कर देगा कॉम्पिटिशन को। ओके। याद रखिएगा कि ये है यहाँ पे दो, लेकिन ये स्टैब्लिश करेगा मोनोपोली। ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। ऑलराइट। तो इसलिए बैंक जो है वो ट्राई करता है लोअर करने के लिए इंटरेस्ट रेट को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके। और ये डेंजरस होता है क्यों? क्योंकि अगर जो बैंक्स हैं या फिर अगर जो कंपटीशन है बैंकिंग सेक्टर में वो एलिमिनेट हो जाएगा, तो बेसिकली ये मोनोपोली ला सकता है कुछ बैंक्स की मार्केट में। ओके। तो ये चीज़ थी कि क्यों हमने बेस रेट को डिसाइड किया था कि बेस रेट से नीचे कोई भी बैंक अलाउड नहीं होता लोन बांटने के लिए टू कस्टमर्स। ओके। ताकि जो हेल्दी कंपटीशन है वो एंश्योर कर सके मार्केट में। ऑलराइट। चलिए टॉपिक वापस आते हैं एक बार। ये थी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे चुका हूँ। तो जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है या मोस्ट प्रोबेबली आप आरबीआई बोल सकते हैं, वो डायरेक्ट करता है बैंक को लोन प्रोवाइड करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बिलो द बेस रेट। ओके। ताकि जो लोग हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं उनके पास बेनिफिट हो सके टू गेट लोन एट लो इंटरेस्ट रेट पे। क्योंकि जो बैंक से उनको इंस्ट्रक्शन मिलता है आरबीआई से कि इसको किया जाए प्राइवेट सेक्टर के लिए। ओके। तो इसीलिए इसका मतलब हुआ कि अगर 6% जो है वो बेस रेट है बैंक का, जिसके नीचे वो किसी भी कस्टमर को लोन नहीं दे सकता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए वो 4% उसे कर सकते हैं, जो कि होगा आपका बेस रेट से कम। ऑलराइट। लेकिन सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए ही होगा। और बाकी रीजन जो होते हैं जहाँ पे जो बैंक है वो लोन प्रोवाइड कर सकता है बिलो द बेस रेट, वो होते हैं दो केसेस। पहला होता है आपका अपने खुद के एम्प्लॉयज के लिए, और सेकंड होता है आपका अगेंस्ट दी टाइम डिपॉजिट्स। इन दो ही केसेस में प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के जो बैंक है वो लोन दे सकता है बेस रेट के नीचे। अगर बैंक के खुद के एम्प्लॉयज लोन चाहते हैं तो उनको बेस रेट से कम मिल सकता है। ओके। और सेकंड है टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट। बेसिकली टाइम डिपॉजिट जो होते हैं उस तरह के डिपॉजिट होते हैं जो कि बैंक के पास रखे जाते हैं सर्टेन टाइम पीरियड के लिए। और फेमस जो है वो है एफडी, इसका मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। और जनरली ये लगभग 7 दिन से 10 साल तक के लिए रखा जा सकता है। ओके। जो कस्टमर है वो साइन करता है एग्रीमेंट बैंक के साथ में, जहाँ पे प्रॉमिस करता है कि वो इस पैसे को एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए बैंक के साथ रखेगा, और इसके बदले में जो बैंक है वो उसको फिक्स इंटरेस्ट रेट देता रहेगा। ओके। तो ये होता है बेसिक एग्रीमेंट एफडी का। तो मान लीजिए कि अगर आपने सबमिट किया जनवरी में अपने मनी को फॉर जनवरी से दिसंबर के लिए 12 महीनों के लिए। ओके। लेकिन जैसे ही आपका मई का महीना गुजरा, आपको अर्जेंट मनी की जरूरत पड़ी। ऑलराइट। तो आप बैंक से तो अपना अकाउंट नहीं दिखा सकते। ऑलराइट। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो बैंक है वो आपको लोन दे देगा आपके डिपॉजिट के अगेंस्ट ही। और ये जो लोन होते हैं बेसिकली ये होते हैं 80 से 90% ऑफ द डिपॉजिट अमाउंट के उसमें। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने डिपॉजिट किया था 1 लाख रुपए को, ऑलराइट, और फिर आपको अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है
तो आप ले सकते हैं लोन लगभग 80,000 से 90,000 के बीच में, 80 to 90% ऑफ योर डिपॉजिटेड अमाउंट। तो ये होता है आपका केस टाइम डिपॉजिट का। और ये जो लोन है ये आपका बेस रेट से कम नीचे जा सकता है, बिलो द बेस रेट, क्योंकि ये इंक्लूडेड होता है इन द प्रोविजन ऑफ ग्रांटिंग द लोन बिलो द बेस रेट। तो इस तरीके से प्राइवेट बैंक्स की एंट्री थी वो अफेक्ट करती थी बैंकिंग सेक्टर को। उसके बाद इन बैंक्स को इंट्रोड्यूस किया गया हाई डिग्री ऑफ कॉम्पिटिशन के लिए, जिसने एंकरेज करा इनोवेशन को और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज को बैंकिंग सेक्टर में। क्योंकि जो पब्लिक ओन्ड बैंक्स थे बेसिकली आपके, जो पब्लिक ओन्ड बैंक्स थे या फिर आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट बैंक्स थे, वो अपने आप को ग्रो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनका कोई कंपटीशन ही नहीं था, राइट। तो जो उनके कस्टमर सर्विसेज थी वो एज पर द रिक्वायरमेंट नहीं थी इकोनॉमी के और मार्केट के। तो इसकी वजह से जो बैंकिंग एक्टिविटीज थी वो डिस्करेज हो रही थी कंट्री में। लेकिन जब प्राइवेट बैंक्स ने एंट्री करी तो जो कंपटीशन था वो बढ़ गया, और इसकी वजह से इनोवेशन को बढ़ावा मिला और कस्टमर सेंट्रिक सर्विसेज को बढ़ावा मिला। ओके, और ऑटोमेटिकली बैंकिंग एक्टिविटीज एनकरेज होने लगे, और आजकल तो आप इसको फील भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सर्विसेज। बैंक्स ने अपनी सर्विस को एक्सपेंड किया, इंक्लूड करने के लिए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को वेंचर्ड किया, इंश्योरेंस में, म्यूचुअल फंड्स में, वेल्थ मैनेजमेंट में। ओके, और कस्टमर्स को प्रोवाइड किया वन स्टॉप सॉल्यूशंस। जैसे मान लीजिए कि लिबरलाइजेशन पहले जो हमारे पास थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ऑलराइट, तो बेसिकली जो उनकी सर्विसेज थी वो काफ़ी लिमिटेड थी, वो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं थे जब बात करती थी सर्विस के बारे में। जैसे मान लीजिए कि मोस्टली वो दो तरह की चीज़ें करते थे, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, और सेकंड था आपका लोन को ग्रांट कर देना। ये थे दो मेन ऑपरेशंस जो कि इस तरह के बैंक्स करते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ओके, लेकिन जब प्राइवेट बैंक्स ने एंट्री ली या फॉरेन बैंक्स ने एंट्री ली, मार्केट में 1991 लिबरेशन के बाद, तो बेसिकली उन्होंने डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया सर्विसेज को। वो सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने वाली ही चीज नहीं रह गए थे और लोन प्रोवाइडर्स ही नहीं रह गए थे, लेकिन वो इशूअर भी बन गए थे, यानी लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू करते थे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इशू करते थे, इन्वेस्टर्स बन गए थे, ये इन्वेस्ट करते थे इंश्योरेंस में, बैंकिंग्स में, म्यूचुअल फंड्स में। ऑलराइट, वो काउंसलर्स भी बन गए थे आपके, वो काउंसिल कर चुके थे वेरियस लोगों को ट्रेड के लिए, इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली। तो उनकी जो सर्विसेज थी वो डाइवर्सिफाई हो पाई, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन को लेकर आए मार्केट में, और कोई भी प्लेयर जो था जो कि सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहा था ट्रेडिशनल नीड्स पे ही, वो मार्केट में सरवाइव ही नहीं कर पाया। तो इसीलिए जो सर्विसेज थी वो डाइवर्सिफाइड हुई, क्योंकि यहाँ पे कोई और चॉइस बचे ही नहीं थे बैंक के लिए। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने कवर किया डाइवर्सिफिकेशन सर्विसेज तक लिबरेशन टॉपिक में। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक को ही। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को आप रिवाइज कीजिएगा जो हमने डिस्कस की हैं, और रेडी रहेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।